हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भाई पिनेकल के द्वारा आने वाली साइंस की इस बुक से हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स नामक चैप्टर को, है ना जी। ये काफ़ी अच्छी बुक है जनरल साइंस की जो पिनेकल पब्लिकेशन के द्वारा आती है। इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू सभी चीज़ों का एक शानदार संग्रह मिल जाता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका साइंस का पोर्शन आता है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग एग्जाम्स या कोई भी स्टेट के एग्जाम या कोई भी आपके पास में वनडे एग्जाम है, तो अगर उसमें साइंस पूछी जा रही है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जिसके कंटेंट को हम लोग साथ ही साथ पढ़ ही रहे हैं। तो आप क्लास में इसका कंटेंट भी देख सकते हैं कि बहुत शानदार कंटेंट के साथ में ये किताब आने वाली है। इस किताब को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से या कमेंट में दी गई लिंक से भी आप क्या कर सकते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिएगा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिएगा भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का, हमारी 6th क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज से हम लोग प्रिज्म को लेकर हम लोग चीज़ों की पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, हमने कल की क्लास तक क्या पढ़ा था, हमने लेंस के विषय में चीज़ों को डिस्कस किया था कि हमारे पास में लेंस एक ऐसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जिसमें अगर कोई प्रकाश की किरण अगर प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है भाई, अपवर्तन होता है। और हमने दो प्रकार के गोलीय लेंसों के विषय में बात की थी। एक हमने पढ़ा था उत्तल लेंस, एक हमने पढ़ा था अवतल लेंस, है ना जी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से इनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कहाँ पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको किसी भी वस्तु की बड़ी छवि देखनी है भाई, तो उत्तल लेंस में आपको वस्तु को कहाँ पर रखना होगा, उत्तल लेंस में आपको वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। अगर आपको वास्तविक छवि देखनी है और वस्तु से बड़ी आपको छवि देखनी है तो आपको वहां पर वस्तु को कहाँ रखना होगा। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के विषय में। ऑप्टिक्स में ही हमारे पास में प्रिज्म का एक पोर्शन आ जाता है। तो देखिएगा दोस्त, प्रिज्म हमारे पास में क्या होता है, तो प्रिज्म हमारे पास में एक ऐसी सतह होती है, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स आपके सामने है, जिसमें हमारे पास में सपाट सतहें होंगी भाई। क्या होंगी, फ्लैट सरफेसेस जिसमें होती है। और होती ये भी क्या है भाई, पारदर्शी होती है। इसमें से भी क्या हो सकता है, प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है तो डेफिनेटली उसमें अपवर्तन की घटना होगी। तो देखिए प्रिज्म हमारे पास में क्या होता है भाई, कि इसमें जो हमारे पास में होता है, प्रिज्म सपाट होता है, पॉलिश्ड होती है, सतहों वाली पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्रकाशिक अवयव है, जो कम से कम दो असमानांतर सतहों द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करती है। जैसे कि देखिएगा, ये जो हमारे पास पहला प्रिज्म है भाई, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, या हम दोस्त इसको क्या कह सकते हैं, त्रिकोणीय प्रिज्म कह सकते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो त्रिकोणीय प्रिज्म कह सकते हैं, है ना जी। ये त्रिकोणीय होगा। आगे और भी देख सकते हैं, आपके पास वर्गाकार प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागन, पंचभुज के आकार का प्रिज्म हो सकता है ना जी। रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार, हेक्सागोनल हो सकता है, षटभुजाकार। तो इसमें जो सारी सतह हैं, अगर हम एक सतह पर पॉलिश भी कर दें या दो सतह पर पॉलिश कर दें तो प्रकाश बाकी जो अन्य सतह हैं उनसे आर पार जा सकता है। तो अपवर्तन की घटना पर ही ये काम करता है। तो देखिएगा प्रिज्म में हमारे पास में चीजें क्या आती हैं, एक घटना को हम समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में एक प्रिज्म है भाई, ये त्रिकोणीय प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, द्विविमीय आकृति हमने इसकी बनाई है। तो देखिएगा इसमें से प्रकाश की किरण जाएगी कैसी भाई, इसको हम समझते हैं। अगर हमारे पास कभी कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई मेरे भाई, तो अगर ये प्रकाश की किरण प्रिज्म की इस सतह पर आकर टकराती है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रिज्म क्या है, कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर जाती है तो इसका क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है अपवर्तन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण थोड़ी सी मुड़ जाती है भाई, तो ये प्रकाश की किरण हमारी थोड़ी सी क्या हुई, यहाँ पर बेंड हो गई। ये प्रकाश की किरण हमारी आई हुई थी, ये हमारी यहाँ से थोड़ी क्या हुई भाई, मुड़ गई। इसके बाद में जब ये यहाँ पर इस सतह से कांच से बाहर की तरफ निकलेगी भाई, तो ये प्रकाश की किरण क्या हुई भाई, और ज्यादा मुड़ गई। तो देखिएगा हम प्रिज्म का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, तो जहां पर भी हमें प्रकाश को क्या करना हो भाई, मोड़ना हो, किसी मार्ग पे हमें प्रकाश को वापिस पहुंचाना हो या किसी एक डायरेक्शन को हमें चेंज करनी हो, वहां पर हम प्रिज्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रिज्म हमारे पास में है, तो प्रिज्म में देखिएगा प्रकाश की किरण को हमने क्या किया दोस्त, यहां पर हमने पलट दिया है। अब देखिए कुछ चीजों के विषय में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आपतन कोण यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हमारे पास में क्या होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं दोस्त, आपतन कोण कहते हैं। तो देखिएगा ये हमारी आपतित किरण है भाई, और ये जो हमने बनाया है दोस्त, ये हमारे पास अभिलंब है। इनके बीच में जो भी कोण बनेगा यहाँ पर बना हुआ है आई कोण। तो ये हमारे
पास क्या कहलाएगा दोस्त, आपतन कोण कहलाएगा। दूसरा हम बात करते हैं अपवर्तन कोण, तो देखिएगा अपवर्तन कोण क्या होगा भाई, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब किरण के बीच का जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो हमारे पास अपवर्तित किरण है भाई और ये हमारा अभिलंब हमने पीछे तक बढ़ाया, तो यहां पर जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, है ना जी। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, जो आपतित किरण हमारे पास में थी दोस्त, आपतित किरण जो हमारे पास में थी, अगर ये आपतित किरण यहां माध्यम नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती भाई, है ना जी। और जो अपवर्तित किरण है, जो लास्ट की हमारे पास में निकली हुई किरण है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहां पर हमें एक कोण मिलता है, इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। यहां पर जो कोण बनता है भाई इसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण के नाम से हम इसे जानते हैं। तो निर्गमन कोण क्या होगा भाई, जिस कोण पर प्रकाश क्या होता है भाई, बाहर की तरफ निकलता है, उसको निर्गम कोण। और विचलन कोण क्या होगा भाई, तो अभी हमने डिस्कस किया कि विचलन कोण हमारे पास में क्या कहलाता है ना जी। आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़ी सी चीजें देखते हैं। तो आपने एक ये प्रैक्टिकल पहले भी देखा होगा कि जब भी हम किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में क्या होती है दोस्त, विभक्त हो जाती है। जो अपने अंदर 7 रंग वो समाहित होती है उनमें क्या होती है दोस्त, विभक्त हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कोई प्रकाश की किरण को लेकर चलें, अगर हमने सपोज यहाँ पर एक कोई प्रकाश की किरण को लेकर आया दोस्त, तो ये क्या होगी, जैसे ही प्रिज्म में आएगी ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी और जाने के बाद में इस सतह से क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ पर मुड़ेगी, अगर हम एक सफेद पर्दा यहाँ पर लगाते हैं तो हमें 7 रंगों की किरणें यहाँ पर दिखाई देगी। कौन कौन से 7 रंग होंगे आप सभी जानते हैं कि विवग्योर से हम इसे याद कर सकते हैं। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्त, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, है ना जी। तो इसे आप कलर जो है भाई आप याद रख सकते हैं। आपने याद भी किया होगा कि कलर हमारे पास में क्या होते हैं दोस्त, तो VIBGYOR के रूप में कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। या अगर आपने हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। तो हिंदी में हम कहते हैं भाई इसको बैजानी हपी नाला, है ना जी, बैजानी हपी नाला के नाम से हम इसे याद रखते हैं, है ना जी। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरीके से हमारे पास प्रकाश के जो वर्णक्रम होता है या प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें हमें 7 अलग अलग कलर मिलते हैं जिन्हें आप विवग्योर के रूप में क्या कर सकते हैं भाई, याद रख सकते हैं। अब देखिएगा जो भी हमारे पास रंग होते हैं दोस्त, कलर जो होते हैं, इनमें हमने बात की थी कि कलर्स की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में कि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है दोस्त। प्रत्येक रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है, प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, जिसमें लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है भाई सबसे लंबी और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबी होती है ना जी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। और जो हमारे पास में ब्लू कलर है, नीला कलर है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो ये वाला पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है ना जी। यहाँ पे भी कर देते हैं, ईच कलर हैज अ डिस्टिंक्ट वेवलेंथ, ईच कलर हैज अ डिस्टिंक्ट वेवलेंथ बट रेड हैविंग द लॉन्गेस्ट एंड द वॉयलेट है द शॉर्टेस्ट, वॉयलेट की सबसे छोटी होती है। तो ये कलर का एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास में जब कांच से भाई कोई प्रकाश की किरण गुजरती है ना जी, किसी माध्यम में जो प्रकाश की तरंग गति होती है वो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इस विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम किसी माध्यम में बात करें तो किसी माध्यम में अगर हम बात करते हैं भाई तो हमारे पास लाल रंग सबसे तेजी से चलता है और बैगनी रंग लास्ट वाला सबसे धीमा चलता है। हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में सबसे पहला जो नाम आता है दोस्त, तो याद रखेंगे आइजैक न्यूटन एक व्यक्ति हैं जिन्हें आप जानते हैं भाई, वही न्यूटन है जिन्होंने हमें गति करना भी सिखाया है। तो उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले प्रकाश का हमें बताया था कि स्पेक्ट्रम होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने प्रकाश के संबंध में भी काफी काम किया है भाई, लेकिन न्यूटन का आपको ज्यादा पढ़ने नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूटन ने ही सबसे पहले हमें बताया था, जो सिद्धांत खोजा था कि प्रकाश कणों के रूप में भी गति करता है, प्रकाश में कण की तरह व्यवहार होता है, जिसे हम जानते हैं प्रकाश के कणिका सिद्धांत के नाम से, ये न्यूटन ने दिया था। लेकिन ये सिद्धांत अपने आप में परफेक्ट नहीं था क्योंकि प्रकाश में कण भी होते हैं और तरंग का व्यवहार भी होता है, इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो था भाई वो फेल हो गया। उस समय जो
उपकरण उनके पास उपलब्ध थे, उन उपकरणों की सहायता से उन्होंने जितनी जानकारी जुटा पाई, जितने व्यवहार का अध्ययन कर पाया, तो उस समय के हिसाब से वो बिल्कुल सटीक थे। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए तो केवल कणों को तरह के विषय में उन्होंने बता पाया था कि कण की तरह व्यवहार प्रकाश करता है, लेकिन वो कण कैसे होते हैं, तो उन कणों को हम कहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश बना होता है, उन्हें हम कहते हैं फोटोन। तो कणिका सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था, लेकिन कण की जो खोज की थी प्रकाश में वो आइंस्टाइन ने की थी भाई, आइंस्टाइन ने की थी, है ना जी। उसी के हिसाब से फिर उन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो ये हमारे पास में न्यूटन का एक फेल सिद्धांत भी है भाई, है ना जी, जो आज की डेट में क्या है भाई, गलत साबित हो चुका है ना जी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा कुछ और हम इसके द्वारा होने वाली घटना देखते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में प्रिज्म है भाई, है ना जी, प्रिज्म है, प्रिज्म से हमने प्रकाश का अपवर्तन किया या वर्ण विक्षेपण को भी हमने देखा कि जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण अलग अलग अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कभी हमारे पास में हल्की हल्की बारिश होती है भाई, और बारिश के साथ ही अगर धूप निकल जाती है, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं उनमें से जब प्रकाश गुजरता है तो बारिश की बूंद या पानी की जो एक बूंद होती है वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का हो जाता है भाई वर्ण विक्षेपण। उसके कारण क्या होता है, हमारे पास में हमें वायुमंडल में प्रतीत होती है रेनबो या इंद्रधनुष हमें मिलती है। तो इसके कारण हमसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिएगा इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना होती है भाई, जो वायुमंडल में गोलाकार जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के किस घटना के कारण। तो देखिए इसमें बहुत सारी घटनाओं का नाम आता है जो नाम आपको याद रखना है। एक तो होता है दोस्त परिक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन के परिणाम स्वरूप होता है ना जी। तो जो इंद्रधनुष हमारे पास में बनता है ये किसके कारण होता है दोस्त, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण ये घटना हमारे पास में बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो आई होप ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि इंद्रधनुष किस तरीके से बनती है या कौन कौन सी घटनाओं के कारण हमारे पास इंद्रधनुष बनती हुई दिखाई देती है। तो 3 घटनाएं हमने यहाँ पर देखी है। पहली हमारे पास में है डिस्पर्शन, या हमारे पास में क्या है दोस्त, यहाँ पर पहली घटना परिक्षेपण है, दूसरी है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, और तीसरी घटना क्या है, परावर्तन या रिफ्लेक्शन। 3 घटनाएं इंद्रधनुष के बनने में क्या होती है भाई, काम करती हैं। आगे देखेंगे कुछ और चीजों की बात करते हैं कि जो अपवर्तन होता है ना जी, कुछ और घटनाओं को लेकर बात करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होती है। तो देखिएगा तारे आपने देखा है रात में तारे आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे जब टिमटिमाते हैं भाई तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में तारे वास्तव में तो नहीं टिमटिमा रहे होते, तारे तो अपने आप में क्या है भाई, जैसे हमारा सूर्य एक तारा है वैसे ही हमारे पास अन्य तारे भी हैं, काफी बड़े आग के गोले हम इनको कह सकते हैं, जिनसे निरंतर क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश तो हमारे पास निरंतर ही आता है दोस्त, प्रकाश हमारे पास निरंतर ही आता है। लेकिन देखिएगा वायुमंडल में हमारे पास में क्या होता है, अलग अलग परतें होती है। अगर आप वायु के घनत्व को लेकर भी बात करें तो देखिए जमीन पर वायु का घनत्व ज्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं हवा पतली होती जाती है। कहने का मतलब कि जो हवा का घनत्व है धीरे धीरे कम होते जाता है। अब जो घनत्व है भाई, घनत्व सीधे सीधे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक वाला कंडीशन हमारे पास बन सकता है। तो अलग अलग घनत्व पे जैसे ही प्रकाश की किरणें आएंगी, अगर किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा डेंस माध्यम है, तो प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ेगी। अगर कम घनत्व का माध्यम है तो प्रकाश की किरण कम बैंड होगी, है ना जी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये घटनाएं हम जानते हैं। तो अगर ये हमारे पास में सूर्य है और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण आ रही है भाई, तो ये हमें कुछ यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे घनत्व और ज्यादा है, यहाँ तक तो ये पहुंची, है ना जी, यहां से ये चली, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखिएगा घनत्व है तो यहाँ से प्रकाश की किरण थोड़ी सी बैंड हो गई, यहाँ पर फिर घनत्व में परिवर्तन है तो प्रकाश की किरण और यहाँ पर बैंड हो जाएगी। तो जो हमें फाइनल प्रकाश हमें दिखाई देगा कि सूर्य जो हमें दिखाई देगा वो हमें तारा यहाँ पर दिखाई देगा भाई, स्टार हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जबकि वास्तविकता कहाँ है, यहाँ पर है, वास्तविक यहाँ पे है, लेकिन अपवर्तन के कारण वो हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, कहीं और दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर बाद जब हम उसको देखेंगे तो और दूसरी प्रकाश की किरण आएगी, उसके कारण तारा हमें कहीं यहाँ दिखाई देगा। तो इसके कारण हमें जो तारा है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो टिमटिमा रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है भाई, लेकिन वास्तव में वो टिमटिमाता नहीं है। केवल हमें वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है इसके कारण हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, हमें तारे दिखाई देते हैं भाई किस तरीके से, टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक और घटना देखिएगा, ये घटना भी आपने देखा होगा कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जब भी हमारे पास में सनराइज और सनसेट होता है दोस्त, उस समय में हमें क्या होता है, लाल सा प्रकाश दिखाई देता है। तो ये भी घटना किस कारण से होती है, तो याद रखेंगे ये घटना हमारे पास वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है जिससे हमें सूर्योदय होने से थोड़ा पहले दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त में देरी के बाद तक भी हमें क्या होता है दोस्त, प्रकाश
प्रकाश दिखाई देता है, आसमान हमें लाल से कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले हम सूर्य को तो नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। ऐसे ही रात में सूर्य जब गायब हो जाता है, लेकिन उसका प्रकाश थोड़े समय तक बना रहता है। तो ये घटना किसके कारण होती है? तो ये घटना हमें याद रखनी है कि ये घटना होती है भाई किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना हमारे पास में हो जाती है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं भाई इंद्रधनुष को लेकर, और भी थोड़े से पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिएगा, अगर आपके पास में इंद्रधनुष बनने का कारण अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष बनती किसके कारण है भाई, तो देखिए यहाँ पर तीन घटनाएं होती हैं, तीन घटनाएं हमारे पास में होती है ना जी, तीन घटनाएं हमारे पास में होती है जो कि हमने बात की है ना, जिस स्लाइड में हमने बात की कि तीन घटनाएं होती हैं। पहला होता है भाई विक्षेपण या परिक्षेपण, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन हमारे पास में देखिए तीनों ऑप्शन हमारे पास में दिए रहेंगे। तो जो परिक्षेपण है दोस्त, इसको हम क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। इसको हम क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। अगर ऑप्शन में ये तीनों घटना है, इसको हम अपवर्तन कहें या इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी यहाँ पर काम करता है। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं कि अगर इंद्रधनुष बनने के कारण दिया जाए भाई, है ना, आपको रेनबो अगर बनने के लिए आपके पास कहा जाए कि रेनबो बनने के लिए आपके पास क्या क्या घटनाएं हो सकती है, तो पहला आप कहेंगे परिक्षेपण की घटना, है ना जी, या जिसको हम विक्षेपण कहते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर आपके पास में दिया है कि परिक्षेपण आपके पास में हो रहा है, तो परिक्षेपण कहें या हम इसे विक्षेपण कहें या हम इसे डिस्पर्शन कहें, तो ये आपके पास में क्या होगी दोस्त? प्रायोरिटी होगी। डिस्पर्शन कहें तो ये आपके पास में प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले नंबर पे आप इस आंसर को खोजेंगे। दूसरे में आप खोजेंगे दोस्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, या जिसको आप अपवर्तन कह सकते हैं, है ना जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना जी, अपवर्तन का ही एक कंडीशन ये परावर्तन के नाम से आ जाता है। और तीसरा आप क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तीसरा आप क्या कहेंगे दोस्त? यहाँ पर परावर्तन कहेंगे। तो ये तीन घटनाएं हमारे पास में यहाँ पर होती है ना जी। इसको अपवर्तन लिख लीजिए, परावर्तन तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको अपवर्तन लिख लीजिएगा। अगर ये तीनों ऑप्शन आपको दिए जाएं, तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास में केवल एक ऑप्शन मौजूद है परिक्षेपण और ये दोनों नहीं है, अगर तीनों ऑप्शन मौजूद है तो आप क्या बोलेंगे कि चौथा ऑप्शन सही होगा, कि जिसमें लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, या सारे के सारे सही हैं, है ना जी। लेकिन अगर और कुछ नहीं है तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपके लिए क्या होगा भाई? प्रायोरिटी होगा। ये आपके लिए क्या होगा दोस्त? प्रायोरिटी होगा, कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इसको आपको क्या करना है भाई? सिलेक्ट करना है ना जी। अब देखिए इंद्रधनुष बनने के लिए क्या है भाई? इंद्रधनुष बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? तो याद रखिएगा, सूर्य हमेशा क्या होगा? बारिश के विपरीत तरफ होना चाहिए। इंद्रधनुष कब बनेगा? जब सूर्य उसके क्या होगा? बारिश के विपरीत दिशा में होगा, बारिश के विपरीत दिशा में होगा। तो आप एक टाइम बताइए जब हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। तो देखिएगा, अगर बारिश यहां पर हो रही है दोस्त, अगर बारिश यहां पर हो रही है, हम यहां पर खड़े हैं, तो सूर्य कहां पे होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा? इंद्रधनुष बन सकता है ना जी। हमारे सामने अगर बारिश हो रही है तो सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए, इंद्रधनुष बनेगा। लेकिन देखिएगा एक कंडीशन याद रखिएगा कि 12 बजे, अगर 12 बज रहा है दोस्त, तो 12 PM पर हमेशा कभी भी क्या होगा? इंद्रधनुष नहीं बन सकता, इंद्रधनुष नहीं बन पाएगा। 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा कभी भी, 12 PM पे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्त? क्योंकि 12 बजे सन कहां पर होता है? बारिश के भी ऊपर होता है। फिर हमें ऐसे जमीन पर लेट के देखेंगे तब कहीं हम बारिश के विपरीत दिशा में सूर्य जाएगा, तो वो तो संभव यहाँ पर है नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरणें भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। तो 12 PM पे कभी भी इंद्रधनुष को नहीं देखा जा सकता है ना जी। इंद्रधनुष को नहीं देखा जा सकता है, इंद्रधनुष नहीं बनेगा या नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जा सकता। 12 बजे आपको कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है ना जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को लेकर बात करते हैं। तो कुछ और घटनाएं हमारे पास में आ जाती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है दोस्त? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट का भी काफी योगदान है भाई, जिनको आपने सुना होगा कि रमन स्कैटरिंग के नाम से हमारे पास में रमन प्रकीर्णन के नाम से रमन प्रभाव आपने एक पढ़ा होगा कि समुद्र का पानी नीला सा दिखाई देता है, लेकिन क्यों दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है भाई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना जी। ये पॉइंट याद रखने का। देखिए
हमारे पास में इसमें क्या चीजें आ जाती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन में हमारे पास में टिंडल प्रभाव आता है। तो टिंडल इफेक्ट हम किसे कहते हैं कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी माध्यम के कणों या अणुओं द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे प्रकाश का मान दृश्यमान हो जाता है, प्रकाश का जो मार्ग है भाई दृश्यमान हो जाता है। देखिएगा, अगर आपने किसी विलयन में, जैसे अगर आपने दूध के अंदर आपने क्या लगाया भाई, एक सॉल्यूशन है आपके पास, मिक्सचर है और मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, पानी और दूध का मिश्रण है। अगर इसमें आप फ्लैश लाइट मारते हैं तो प्रकाश जिस रास्ते से गति कर रहा है वो रास्ता आपको स्पष्ट रूप से लाइट के अंदर दिखाई देगा। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप क्या भरिएगा भाई, पानी को भरिएगा और पानी और मिल्क को भरिएगा, उसमें आप एक फ्लैश लाइट, लेजर वाले लाइट से आप जैसे ही उसमें लाइट को डालेंगे तो आपको प्रकाश किस मार्ग से होकर जा रहा है वो मार्ग आपको दृश्यमान हो जाएगा, वो रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखिए ये प्रभाव होता किस कारण है, प्रकीर्णन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है ना जी, ऐसे समझिए इसको कि ये प्रकाश की किरण आ रही थी भाई, यहां रास्ते में एक छोटा सा क्या था, डस्ट पार्टिकल था या कोई भी हमारे पास अणु था। तो जैसे ही ये प्रकाश आके इससे टकराया दोस्त, तो यहां से टकराने से क्या हुआ, प्रकाश बिखर गया। यहां से टकराने से क्या हुआ, हमारा जो प्रकाश था वो क्या हुआ दोस्त, बिखर गया। तो प्रकाश का जो बिखरना है या जो विखराव है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होना कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, देखिएगा यह घटना कब होती है भाई, तो जब प्रकाश के छोटे छोटे कण इस तरह संपर्क में आते हैं कि प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण दिखाई देता है। घटना वही हुई कि जो छोटा सा कण था, छोटे छोटे जो पार्टिकल थे, प्रकाश आके क्या हुआ, उससे टकराया और टकराने के कारण क्या हुआ भाई, ये पूरा का पूरा बिखर गया। तो ये जो विखराव होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन हम इसे कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपने देखा होगा कि एक्चुअल में जो बादल है भाई, एक्चुअल में जो हमारे पास में बादल है, बादल कैसा दिखाई देता है भाई, आकाश का नीला रंग दिखाई देना। ये घटना किसके कारण है, तो देखिए प्रकीर्णन के कारण क्या होता है भाई, तो प्रकीर्णन के कारण हमारे पास जो घटनाएं होती है, आकाश हमें कैसा दिखाई देता है भाई, आकाश नीला दिखना। पहली घटना, आकाश अगर नीला दिखाई दे रहा है तो वास्तव में वो किसके कारण दिखाई दे रहा है भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई हमें दे रहा है। दूसरा हम बात करें कि समुद्र का भी नीला दिखना, समुद्र भी हमें नीला दिखाई देता है भाई। जो हमारे पास में डॉक्टर रमन थे, उन्होंने समुद्र ही देखा था भाई, है ना जी, समुद्र का नीला दिखना, समुद्र भी हमें कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। तो ये घटना भी किसके कारण होती है दोस्त, प्रकीर्णन के कारण होती है। और एक और घटना होती है जिसको हम कह सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले जो हमें लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है ना जी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है वो भी किसके कारण होता है भाई, प्रकीर्णन के कारण होता है ना जी, ये आप जानते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, लाल रंग का दिखाई देना के समय लाल रंग का दिखाई देना, है ना जी। ये जो लाल रंग हमें दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये घटना आपको याद रखनी है, लाल रंग का दिखाई देना ये भी किसके कारण होता है दोस्त, हमें यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण ये घटना होती है ना जी। अब देखिएगा और भी एक घटना हमारे पास में आती है इससे रिलेटेड, कोहरे, बादल और धुएं का सफेद दिखाई देना, ये आपने देखा होगा, है ना जी। पांचवी चौथी अगर हम घटने की बात करें यहाँ पर, तो कोहरा हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, कोहरा। अगला हम बात करें बादल, है ना जी, कोहरा, बादल। और अगर हम बात करें यहाँ पर धुआं, है ना जी, धुआं सभी ने देखा होगा, धुएं का सफेद दिखाई देना। ये जो सफेद हमें धुआं दिखता है दोस्त, ये किसके कारण दिखता है, तो ये सारी घटनाएं होती हैं किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होती है। ये बात आपको याद रखना, ये सारी घटना क्या है, प्रकीर्णन के कारण हमारे पास में होती है ना जी। अब अगर प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन को हमने दो प्रकार से बांटा हुआ है, उसके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ और कारण यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में, कुछ और कारण हमारे पास में आ जाता है। जैसे अभी हमने बात करी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश का लाल रंग का दिखाई देना, तो ये घटना किस कारण से हमारे पास में होती है। अब देखिए और कुछ चीजों के विषय में बात करते हैं कि अगर प्रकीर्णन हो रहा है भाई, है ना जी, प्रकीर्णन हो रहा है मतलब प्रकाश का फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कहीं पर भी जो खतरे का सिग्नल है भाई वो लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, लाल रंग का क्यों बनाया जाता है ना जी, क्यों बनाया जाता है भाई। तो देखिए इसके विषय में बात करते हैं हम कि जो खतरे का सिग्नल है, खतरे का जो सिग्नल होता है दोस्त हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है, खतरे का सिग्नल लाल होता है।
खतरे का सिग्नल लाल होता है ना जी, लाल होता है। ये लाल क्यों होता है, क्यों भाई? क्योंकि देखिएगा लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है भाई, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये हमने बात करी। क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे चौड़ाई होती है, सबसे चौड़ी होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है मेरे भाई, है ना जी, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। जब लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन या इसका विखराव सबसे कम होता है। तो इसका जो प्रकीर्णन है दोस्त, स्कैटरिंग जो है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये सबसे कम फैलेगा, सबसे कम होता है, कम फैलेगा। इसका मतलब ये दूर तक क्या होगा भाई, दिखाई दे सकता है, ये दूर तक क्या होगा, दिखाई दे सकता है। बाकी के कलर तो छोटे से पार्टिकल से टकराकर वहीं पे फैल जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन लाल जो कलर है भाई, इसकी तरंगदैर्घ्य चौड़ी है, बड़ी है, इसलिए ये क्या होता है, लंबी दूरी तक भी क्या होता है, दिखाई दे सकता है, लंबी दूरी तक दिखाई दे सकता है ना जी। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि यहां से तो हमने देखा हमारे ऊपर तो वायुमंडल है, हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले गए तो अंतरिक्ष में अगर हम ऊपर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा भाई, वहां पे तो कोई वायुमंडल है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं, प्रकीर्णन होना ही नहीं है, तो वहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, काले रंग का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। जहां पर अगर किसी प्लेनेट पे हम चले गए जहां पर वायुमंडल ही नहीं है, अगर वायुमंडल है नहीं भाई, तो वहां पे भी सब कुछ काला ही दिखाई देने वाला है ना जी, वहां पे सब कुछ क्या है दोस्त, काला ही दिखाई देने वाला है। तो ये हमारे पास में कुछ घटनाएं हो जाती है दोस्त, है ना जी, कुछ घटनाएं हमारे पास में हो जाती है। आगे अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ह्यूमन आई को लेकर, है ना, ह्यूमन आई को लेकर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओके, चलिएगा, ह्यूमन आई को लेकर हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य की जो आंख होती है भाई, ये भी अपने आप में क्या है, एक लेंस भी इसके अंदर होता है, ये हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। तो देखिए, ह्यूमन आई की जो रचना होती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा भाई, है ना जी, मानव नेत्र संवेदी तंत्रिका तंत्र का एक संवेदी अंग है, जो क्या करता है, दृश्य प्रकाश पर प्रतिक्रिया करता है और मानव को विभिन्न प्रयोजनों के लिए दृश्य जानकारी का उपयोग करने देता है। कि हम जो भी चीज देख पा रहे हैं सामने, हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, इसको देखने में मदद कौन करता है दोस्त, ह्यूमन आई करता है। इसमें एक लेंस होता है ना जी, जैसे हमने कांच के लेंसों के विषय में पढ़ा था, इसमें भी अंदर क्या होता है दोस्त, एक लेंस होता है। लेकिन ये बना किससे होता है, तो याद रखेंगे जीवित ऊतकों से, मतलब लिविंग टिश्यूज से मिलकर ये क्या होता है दोस्त, बना होता है। अब देखिए, यहां पर जो हमारे पास में चीजें आती है, तो हमारे पास में चीजें यहां पर आती है कि ह्यूमन की जो आई होती है भाई, इससे कौन कौन से, ह्यूमन की जो आई है इसमें कौन कौन से हमारे पास में दोष उत्पन्न होते हैं, इसमें कौन कौन से हमारे पास में दोष उत्पन्न होते हैं, तो इनके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास में मनुष्य की आंख है, इसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमें फिजिक्स में पढ़ना है, उनके विषय में बात करते हैं। अगर नॉर्मल सा व्यक्ति है भाई, तो उसके लिए कुछ ये विजन होगा। अगर मायोपिया, हाइपर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये तीन हमारे पास में बीमारी होती है। तो इनके विषय में हम वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मायोपिया के विषय में। सबसे पहली बात हम करते हैं मायोपिया के विषय में, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्त, तो इसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, इसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष एक्चुअल में होता क्या है दोस्त, तो निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है, याद रखेंगे, हिंदी में नाम क्या है दोस्त, उल्टे रहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई हमें नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को क्या है भाई, देख नहीं सकता, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब अगर किसी को यह दोष हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस की सहायता से इसे क्या करते हैं भाई, ठीक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में आता है दोस्त दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। अगर पास की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं किस चीज का, उत्तल लेंस का। आंखों के सामने हमने चश्मा लगाया, हमने उत्तल लेंस पहना, तो हमारा जो है प्रतिबिंब बिल्कुल जाकर रेटिना पे बनने लगता है एग्जैक्ट। अगला जो हमारे पास में आता है भाई, वो होता है हमारे पास प्रेसवायोपिया, है ना जी, ये इसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास में होता है दोस्त, जरा दृष्टि दोष जो हमारे पास में होता है, इसमें क्या होता है देखिएगा, ये किसके लिए होता है भाई, किनको ये होता है, अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति की एज ज्यादा हो गई है, धीरे धीरे जब व्यक्ति की एज बढ़ती है तो आंखें उसकी कमजोर होने लगती है, उसको ना पास का साफ दिखाई देता है, ना ही दूर का साफ दिखाई देता है। तो केवल यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, साफ नहीं दिखाई देता। ये होता क्यों है भाई, तो वृद्ध लोगों में, सामान्य में
जो पेशियां होती हैं, जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसके कारण ही होता है। इसमें दोनों बिंदु प्रभाव होते हैं, जो पास में दिखता था वो भी नहीं दिखता, दूर वाला भी क्लियर हमें नहीं दिखता। तो इसके लिए हम लगाते हैं भाई बाईफोकल लेंस या द्विफोकसीय लेंस का हम उपयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस अगर आपने देखा होगा तो देखिए, अगर आपने किसी वृद्ध व्यक्ति को ऐसा चश्मा लगाया हुआ देखा है दोस्त, है ना जी, ऐसा अगर आपने उसको चश्मा लगाया हुआ देखा है तो इसको लेंस को आप गौर से देखिएगा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के चश्मे को देखिएगा, उसको अगर आप देखेंगे तो ये नीचे का हिस्सा आपको अलग सा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा नीचे हमने कुछ एक अलग सी कांच यहाँ पर लगाई हुई है ना जी, यहाँ पर हमने एक अलग सी कांच नीचे की तरफ क्या करते हैं, लगाई हुई होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, दोनों लेंस का हम उपयोग करते हैं। दोनों लेंस का कैसे उपयोग करते हैं दोस्त, तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, नीचे हम लगाते हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं कॉनकेव लेंस, ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना जी, कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ का हमने जो लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है भाई, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा करता क्या है दोस्त, उत्तल लेंस क्या करता है, देखिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है। तो अगर नजदीक की वस्तु देखनी है तो नीचे की तरफ हमने उत्तल लेंस लगाया। अब अगर कोई व्यक्ति पास की वस्तु देख रहा है तो वो देखेगा कहां से, ग्लास में देखिएगा। जब भी हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये नीचे वाले हिस्से से ही देखेंगे, हम नीचे वाले हिस्से से देखेंगे। तो नीचे की तरफ हमने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस। और जब दूर की वस्तु देखना है भाई तो ऐसे देखेंगे, तो ऊपर वाली तरफ से देखेंगे तो ऊपर हमने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। दोनों लेंस एक ही में कांच में काम हो गया। नीचे की देखेंगे तो डेफिनेटली पास की वस्तु तो ऐसे ही देखनी पड़ेगी, है ना, और दूर की वस्तु ऐसी देखनी पड़ेगी। तो दोनों लेंस हमारे यहाँ पर लग जाते हैं, है ना जी। तो दोनों बीमारियों का इलाज हमने एक ही चश्मे में कर दिया। नीचे लगाया कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमारे पास क्या हो गया मेरे भाई, उत्तल लेंस, और ऊपर की तरफ हमने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा, दूर की वस्तु देखने में मदद करेगा, उत्तल लेंस पास की वस्तु को देखने के लिए मदद करेगा। एक अगली बीमारी देखिएगा भाई, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये होती है वर्णांधता, है ना जी, वर्णांधता। ये क्या होती है दोस्त, तो कलर ब्लाइंडनेस जो हमारे पास व्यक्ति होते हैं, उनके पास कलरों को पहचानने की क्षमता नहीं होती। उनके पास कलरों को पहचानने की क्या होती है भाई, क्षमता नहीं होती है। अगर कलर को वो पहचान नहीं पाते हैं तो क्या होता है भाई, लाल और हरे में उनको क्या होता है, लाल और हरे में पहचान नहीं कर सकते, नीले और पीले रंग के बीच में अंतर करने में कठिनाई जाती है, कलर को पहचानने में कठिनाई जाती है ना जी। अब ये जो बीमारी है दोस्त, इसका वैसे तो कोई खासा इलाज है नहीं, है ना जी, नॉर्मली इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक जेनेटिक डिसीज होती है ना जी, जेनेटिक डिसीज कह सकते हैं, या अनुवांशिक कारकों के कारण ये बीमारी क्या होती है, इस उत्पन्न होती है ना जी। और ये काफी गंभीर तक भी हो सकती है, हो सकता है आगे चल के दिखाई देना भी बंद हो जाए। तो ये एक जेनेटिक डिसीज है जो हमारे पास में हो सकती है, जिसमें हमें कलरों को पहचानने में क्या जाती है, दिक्कत जाती है। तो चलिएगा, ह्यूमन आई को लेकर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। आपने को कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट मैं बताता हूं कि मानव नेत्र हमारे पास में होता क्या है ना। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है भाई, ह्यूमन आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इनको हमें नोट करना है। तो अगर हम ह्यूमन आई, है ना, आई तो सभी जानते हैं दोस्त, मानव नेत्र की बात हो रही है, तो मानव नेत्र के विषय में हम देखिए पहला पॉइंट क्या देखते हैं दोस्त, कि ह्यूमन आई की जो फोकस दूरी होती है, मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है, वो हमारे पास में कितनी होती है। तो देखिएगा, अगर हम यहां पर लिखें कि जो मानव का नेत्र होता है दोस्त, मानव नेत्र की फोकस दूरी, मानव नेत्र की फोकस दूरी, मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है दोस्त, वो हमारे पास कितनी होती है, 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 17 मिलीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 17 मिलीमीटर। याद रहेगा, ह्यूमन आई का फोकल लेंथ कितना होता है दोस्त, 1.7 mm होती है ना जी। सेकंड देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगर हमें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्त, वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर हमारे पास में दूरी होती है। अगर हम किसी भी वस्तु को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तो ही हमें वो क्लियर दिखाई देगी। अगर आप आंख के बिल्कुल पास में किसी वस्तु को ले आएंगे, आप अपनी उंगलियों को लाके देखिएगा, आप देख नहीं पाएंगे। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर रखते हैं, आपको अगर ये 2 उंगलियां हैं भाई तो 2 ही दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप पास में लाने लगेंगे, 2 के आपको 4 दिखने लग जाएंगे। देख करके देखिएगा, है ना। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे पास में होना चाहिए।
चाहिए, है ना जी। अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है, दूरदृष्टि दोष से अगर ग्रसित है तो उसके लिए क्या होगा भाई, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी, निकट का उसको दिखाई नहीं देगा, है ना जी। आगे चलिएगा, अधिकतम दूरी कितनी देखी जा सकती है, आंख के द्वारा अधिकतम देखी जाने वाली दूरी कितनी हो सकती है भाई, तो ह्यूमन आई से, आंख से हम जो देख सकते हैं भाई, अधिकतम कितनी दूरी देख सकते हैं, तो आंख से देखी जा सकने वाली, आंख से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी होगी भाई, हम अनंत दूरी को देख सकते हैं, हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। हम यहाँ से सूर्य को भी देखते हैं, बहुत सारी दूर स्थित तारों को भी देखते हैं, उसके आगे भी हम चीजों को देख सकते हैं। अब उसका प्रतिबिंब हमारी आंख पे कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का दिख रहा है या बहुत बारीक बन रहा है, लेकिन हम देख तो अनंत तक सकते हैं दोस्त, ये हमारे पास में हो जाता है ना जी। अब देखिएगा, एक और पॉइंट यहाँ पर आपके पास में आता है कि अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, ये तो तीसरा होगा, चौथा पॉइंट, अब हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त, वो बनता कहां पर है, रेटिना पर, है ना जी। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्त, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, इसको आप याद रखेंगे, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है मेरे भाई, उल्टा बनता है, वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब हमने बात की थी दोस्त, हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगर रेटिना पर बना प्रतिबिंब है तो वो प्रतिबिंब कितनी देर तक बना रहता है, अगर हमने किसी वस्तु को देखा तो कितनी देर तक वो प्रतिबिंब हमारे आंख में बना रहता है, कितनी देर तक बना रहता है, तो देखिएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है भाई। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब बना है तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है, याद रखेंगे, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अभी काफी छोटा टाइम है भाई, बना रहता है, 1/16 सेकंड तक बना रहता है ना जी। एक बार अगर किसी चीज का प्रतिबिंब बना, उसके बाद आपने आंख को अगर घुमाया भी तो वो प्रतिबिंब ही बना रहेगा 1/16 सेकंड तक। मतलब किसी एक वस्तु को देखने के 1/16 सेकंड के बाद तक आप दूसरी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, इसी को हम कहते हैं आंख की वर्णांधता, है ना जी, इसी को हम कहते हैं आंख की निर्बंधता, सॉरी, है ना जी, निर्बंधता या परसिस्टेंस। 1/16 सेकंड हमारे पास में हो जाता है, निर्बंधता या परसिस्टेंस इसको कहते हैं, 1/16 सेकंड होता है। मतलब एक बार किसी चीज का प्रतिबिंब बना तो अगला प्रतिबिंब 1/16 सेकंड के बाद में बनेगा। अब 1/16 सेकंड बहुत छोटा सा समय हो जाता है, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने एक वस्तु को देखी, उसके बाद हमें दूसरी वस्तु दिखाई कब देगी। तो 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब हमारे पास बना रहता है। अगली हम बात करें कि आपने अभी सुना होगा भाई कि आंख का जो मेगापिक्सल होता है दोस्त, आंख का मेगापिक्सल जिसको हम कहते हैं वो कितना होता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना जी। ये मेगापिक्सल अभी कैमरों में आपने काफी ज्यादा देखा होगा, 108 मेगापिक्सल, 110 मेगापिक्सल, 180 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे पास लगा हुआ होता है। तो सबसे बड़ा कैमरा तो हमारे पास में है दोस्त, और सबसे बड़ा कैमरा जो हमारे पास में है उसका कितना होता है, 576 मेगापिक्सल का हमारी आंख होती है दोस्त। हमारा जो कहना चाहिए जूम करने का पावर है कहें, या हम कहें हमारे कैमरे की क्वालिटी क्या है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी हमारी आंख की होती है, जो 576 हमारे पास में मेगापिक्सल का होता है ना जी। टोटल हम इसमें बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। टोटल जो कलर्स के सेट अगर हम कहें तो प्रकृति में 3 कलर्स हमारे पास में है, RBG जिसको हम कोड कहते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना जी, लाल, नीला और हरा, यही 3 कलर है। इनसे मिलकर जब कलर के शेड बनते हैं तो टोटल हम कितने शेड बना सकते हैं, तो 1,67,36,216, है ना, 256 गुणा 256 गुणा 256 आप कर सकते हैं। तो टोटल इतने आपके पास में कलर के यहाँ पर क्या बनते हैं दोस्त, शेड आपके पास में बन जाते हैं ना जी, है ना। अब अगर मनुष्य के आंख के लेंस की क्षमता की बात करें, मनुष्य के आंख के लेंस की क्षमता की बात करें, तो देखिएगा, जो मनुष्य की आंख है भाई, मनुष्य के आंख के लेंस की क्षमता, मनुष्य के आंख के लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है दोस्त, कैपेसिटी या जो हमने बात करी थी इफिशियंसी, वो कितनी हो जाती है, तो 60 डायोप्टर का हमारा लेंस होता है दोस्त। 60 डायोप्टर का क्या होता है हमारे पास, लेंसेस का होता है आंख का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे ह्यूमन आई के विषय में। आई होप आप इनको समझ गए होंगे, इन्हें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम कुछ आगे चर्चा करते हैं
एक लास्ट हमारे पास में टॉपिक रह जाता है जिसको हम कहते हैं दोस्त प्रकाशिक उपकरण, है ना जी। तो इसमें हमारे सिलेबस में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो भी चीजें हैं, माइक्रोस्कोप हमारे पास में है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिएगा देखिए भाई, प्रकाशिक यंत्र में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, तो हमें इसमें पढ़ना है दोस्त। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, है ना जी। सूक्ष्मदर्शी के विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी जो हमारे सिलेबस में है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप या हम कहें सरल सूक्ष्मदर्शी, हमें क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। सरल सूक्ष्मदर्शी हमारे पास में क्या होती है भाई, तो याद रखिएगा, एक सरल आवर्धक या सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। इसका मतलब हम अगर इसमें बात करें कि हमारे पास में लेंस कैसा होगा दोस्त, तो कम फोकस दूरी का होगा, कम फोकस दूरी का होगा। अगर कम फोकस दूरी आई भाई, इसका मतलब क्या होगा भाई, एक अधिक क्षमता का लेंस होगा, एक अधिक क्षमता का लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी सीधे सीधे क्षमता का क्या होता है भाई, क्षमता का। अगर हम बात करें तो कौन सा लेंस होगा दोस्त, तो यहां पर हम लगाएंगे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, है ना जी। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ना जी। अब देखिएगा, ये सिंपली हमें नॉर्मल कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो वही जो हमने देखा होगा, लेंस से एक हैंडल लगा हुआ फ्रेम हमारे पास में होता है। ये अपने आप में एक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, ये अपने आप में एक सरल सूक्ष्मदर्शी होती है जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है भाई, मदद करती है ना जी। देखिएगा, अधिकतम आवर्धन कितना होगा भाई इसका, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, लेस देन और इज इक्वल टू 9 गुना। मतलब किसी भी वस्तु को मैक्सिमम में कितना बड़ा करके दिखा सकता है, तो 9 गुना बड़ा करके ये हमें मैक्सिमम दिखा सकता है। तो नॉर्मल अगर जो हम नॉर्मल से लेते हैं लेंस, तो वो 2 गुना 3 गुना बड़ा करके हमें नॉर्मल दिखाता है। लेकिन अगर हम इसको और बड़ा भी करना चाहें तो मैक्सिमम 9 गुना से ज्यादा बड़ा ये नहीं कर पाएगा, है ना जी। बहुत बड़ा अगर आवर्धन है तो हमें 2 लेंस का उपयोग किया जाएगा जो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे एक लेंस अगर 9 गुना कर रहा है, हमने एक और लेंस लगा दिया तो वो उस 9 गुने को फिर से 9 गुना कर देगा और बड़ा कर देगा, तो काफी बड़ा हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रूप में हमारे पास में आ जाएगा। नॉर्मली देखने में अगर आप देखें तो आपने इस तरीके का एक पोर्शन देखा होगा जिसको हम कहते हैं भाई सूक्ष्मदर्शी। बाकी नॉर्मल ये वाला तो आप लोगों ने देखा ही देखा है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा एक, कि जो इसका मैग्निफिकेशन या जो आवर्धन होता है दोस्त, वो कितना होता है, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ आपके पास में हो जाता है। सॉरी भाई, है ना जी। जहां पर आपके पास में f क्या हो जाएगी भाई, फोकस दूरी हो जाएगी। और जब आपके पास में अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर डी बाई एफ की कंडीशन हो जाएगी। d आपके पास में क्या हो जाएगी दोस्त, तो d आपके पास में हो जाएगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो केवल सरल सूक्ष्मदर्शी हमारे सिलेबस में है, इसके विषय में आप लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता कैसे है दो, तो इसमें देखिए हम प्रतिबिंब को बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जैसे सपोज ये मैंने एक वस्तु को लिया, यहाँ पर हम लगाते हैं क्या है भाई, एक लेंस लगाते हैं। लेंस कौन सा होगा, हमने एक उत्तल लेंस को लगाया, एक हमने यहाँ पर उत्तल लेंस को लगाया हुआ है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम कहते हैं। अब अगर दोस्त अगर हम यहाँ पर किसी वस्तु को बिल्कुल इसके पास में रख दें, है ना जी, यहाँ पर सपोज इसका क्या है, ये हमारे पास में इसका फोकस है, ये यहाँ पर हमारे पास में इसका द्वितीय 2f है भाई, है ना जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए, अगर मैंने यहां पर किसी वस्तु को रखा बिल्कुल दर्पण के सामने, दर्पण के अगर मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है दोस्त, इसका वस्तु को अगर हमने बिल्कुल पास में रखा, सपोज मैंने इस वस्तु को यहां पर ये रखा हुआ है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को लेकर हम बात करते हैं। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को लेकर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे चलेगी। पहली प्रकाश की किरण तो ये जाएगी दोस्त, पहली प्रकाश की किरण तो ये जाएगी, है ना जी, ये प्रकाश की किरण जाएगी। ये प्रकाश की किरण यहां कहीं से क्या होगी भाई, मुड़ जाएगी। ये प्रकाश की किरण यहां कहीं से मुड़ जाएगी, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, है ना जी। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम यहां से लेते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण अगर मैंने यहां से लिया, तो सपोज ये मेरी दूसरी प्रकाश की किरण आई और यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल गई। ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए क्या हुई भाई, ये निकल गई, है ना जी। तो ये प्रकाश की किरण हमारी सीधी निकल गई। अब देखिए, ये दोनों वास्तविकता में तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों प्रकाश की किरण यहां इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। यहां पर बन जाएगा पीछे की तरफ, इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, इस प्रतिबिंब अगर हम इस वस्तु को कह दें कि ये ए भी हमारे पास वस्तु थी, तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास में बन गया ए डैश बी डैश। तो देखिए, वस्तु के सापेक्ष इसने बड़ा प्रतिबिंब बनाया,
वस्तु के सापेक्ष क्या करा भाई, बड़ा प्रतिबिंब बनाया। मतलब हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है दोस्त सीधा, है ना जी। प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बना है दोस्त, तो सीधा प्रतिबिंब बना है ना जी। तो ये प्रतिबिंब आप लोग याद रखेंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब की रचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसी को हम किसी हैंडल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हैंडल में अगर लगाएं तो वो हमारे पास में लेंस बन जाएगा। अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं, दो लेंस का प्रयोग करते हैं। दो लेंस का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम आई भी बना देते हैं दोस्त। हमारी आंख यहाँ पर रहेगी, हमारी आंख यहाँ पर रहेगी, आंख हमारी यहाँ पर रहेगी, है ना जी। यहाँ से हम लोग वस्तु को देखेंगे बिल्कुल पास से, तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी, बड़ी हमें वस्तु दिखाई देगी। अब अगर हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं दोस्त, दो लेंस का प्रयोग करते हैं। दो लेंस का हमें प्रयोग करना है तो एक लेंस हमारे आंख के पास में होगा, एक लेंस हमारी वस्तु के पास में होगा। डबल लेंस का हम यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज एक लेंस ये रखा मैंने और एक लेंस हमने यहाँ पर रखा, एक लेंस हमने यहाँ पर रखा। ये दो लेंस है हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। वस्तु हमारी कहीं यहां पर होगी भाई, वस्तु हमारी कहीं यहां पर होगी, लेकिन देखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे सपोज ये वस्तु है, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, पहली प्रकाश की किरण आई, ये बैंड हो गई, दूसरी प्रकाश की किरण यहां से आई, सॉरी दूसरी प्रकाश की किरण बिल्कुल यहाँ सेंटर से आई है, यहाँ पर इसने क्या करा, इसको काट दिया। तो प्रतिबिंब कहां पर बना भाई, पहली वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। पहली वस्तु जो हमारे पास में ए बी थी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया भाई बी और ए, है ना जी, ए डैश बी डैश। अब ये जो दूसरी वस्तु होगी दोस्त, ये हमारे जो पहला लेंस है इसके लिए वस्तु का काम करेगी। ये हमारे पास यहां से जाएगा और यहाँ पे हम प्रतिबिंब बना लेते हैं पहले। ये यहां से होकर गुजर जाएगी कुछ इस तरीके से, यहां से क्या होगी, ये आगे की तरफ निकल जाएगी। ये हमारे पास में सेकंड लेंस बन गया, है ना जी। ये अगर सेकंड लेंस बन गया है तो देखिएगा ये निकल गई। अब इन दोनों प्रकाश की किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये हमें यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी। तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा यहां पर, बी डबल डैश ए डबल डैश। तो इस वस्तु का पहला प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस से, ये लेंस इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाएगा। फिर इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब इस लेंस से बनेगा। यहां पर हमारी आई रहेगी भाई, यहां पर हमारी आंख रहेगी, ये आंख हमारी यहां पर रहेगी। यहां से हम वस्तु को देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। देखिएगा ये हमारे पास में चीजें हमारे पास में हो जाएगा। अब इसमें दो लेंस का हम यूज कर रहे हैं, दो लेंस का यूज कर रहे हैं। जो आंख के पास में लेंस है भाई, इस लेंस को हम कहते हैं आई लेंस, इस आंख के पास के लेंस को हम कहते हैं आई लेंस, या इसे हम कहते हैं नेत्र लेंस, इसे हम कहते हैं दोस्त नेत्र लेंस, है ना जी। और जो हमारे पास में वस्तु के पास में होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस हम इसे कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। या वस्तु के पास का लेंस है तो इसे हम कहते हैं वस्तु लेंस, इसे हम कहते हैं वस्तु लेंस। तो ये हमारे पास में कुछ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाती है। वैसे ये नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ तक की चीजें हमने डिस्कस करी। तो ऑप्टिक्स में जो हमारे पास में पोर्शन था भाई, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, बढ़िया से आपने इसको समझा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वही पॉइंट आपको एज अ क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना जी। और भी जो चीजें हैं आगे, तो अगर आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्त।